कहा जाता है, वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर मोदी और संघ परिवार की जीत हुई है, ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। वो नैरेटिव उन्होंने पूंजी की दम पर बनाया, गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो भी कुछ कहा जाए उसकी दम पे बनाया, सरकारी मशीनरी की दम पे बनाया, लेकिन वो नैरेटिव सफलतापूर्वक बनाया और भले ही चुनाव जो है हार जीत कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नैरेटिव समाज में बना हुआ है, जिसमें अगर कोई डैम बनता है या कोई भी योजना बनती है तो उसके अंदर जो विस्थापित हो जाता है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, इसके साथ भी समाज खड़ा हुआ नहीं है, देश खड़ा हुआ नहीं है, पार्टियां भी खड़ी हुई नहीं है। ये नैरेटिव बना दिया है कि भाई विकास होगा तो कुछ लोगों को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो होंगे आदिवासी, वो होंगे किसान, वो होंगे सबसे वंचित वर्ग के लोग। तो जब हम जनमत की बात कर रहे हैं तो एक बात तो ये है, दूसरी बात मुझे कहनी है कि जो बात अभी तक नहीं यहाँ पर स्थापित हुई है कल से लेकर आज तक, ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये सरकार अवैधानिक है, असंवैधानिक है, गलत तरीके से ये सरकार बनी है, वोटों की चोरी करके बनी है, या जो कर्नाटक वाले जो लोग कहते हैं कि जो वोटर्स बिल है उसको या जो लोगों का मैंडेट है उसे चोरी करके बनी है। तो एक मेरा सुझाव ये है कि देश के अंदर इस बात का जनमत बनाने का काम करना चाहिए कि ये जो सरकार है ये इलेजिटिमेट सरकार है, ये वैधानिक सरकार नहीं है। ये मेरा पहला आपके सामने सुझाव है। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि देखिए कल मैंने आंदोलनों की बात की थी और आंदोलनों ने ये साबित कर दिया कि जैसे टीना सिंड्रोम कहते थे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी, तो ये बता दिया कि अल्टरनेटिव है। तो ये जो स्थापित किया है इसको अब बढ़ाने का काम करना है। वो स्थापित करने में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी भूमिका रही है, ये भी स्वीकार करना चाहिए। सभी लोगों की जितने किस्म के प्रयास हुए सबकी अपनी अपनी भूमिका हुई है। सामूहिक नतीजा ये निकला है कि टीना सिंड्रोम को लोगों ने मिलकर के तोड़ दिया। अब इसको अगर आगे बढ़ाना है तो तीसरी बात मेरा कहना है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डर। ये जितने यूट्यूबर्स हैं, केवल अगर देश के यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया वाले अगर सक्रिय तौर पर सड़क पर या अपने गांव में या अपने मोहल्ले में अन्याय, अत्याचार, शोषण और लूट और भेदभाव का विरोध करने लग जाए तो भी हमारी ताकत बहुत आगे तक जा सकती है और हम इस समाज के अंदर जिन मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं वो स्थापित किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ कि वो बोल तो देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें बोलते हैं, तालियां बहुत बजती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत प्रशासन, पुलिस, सरकार के सामने खड़े होकर के सक्रिय विरोध की नहीं है। उन्हें कैसे मैदान में उतारना है, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के सामने एक चुनौती है। यहाँ पर जो बातें बोल करके गए योगेंद्र यादव जी, उन्होंने गौरवमयी संस्कृति की विरासत की बात की, हिंदू धर्म की जो विरासत है उसमें जो कुछ सकारात्मक है उसकी बात की, राष्ट्रवाद के अंदर बहुत सारे जो चीजें उसमें जो हमारी विरासत है। मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें हमको फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यूज से मिलती है और वो फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यूज को लेकर के और उसके जो नायक नायिकाएं हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों परहेज किया जाता है। जब हम गांधी का नाम लेते हैं तो डॉक्टर लोहिया का या जेपी का या आचार्य कृपलानी का या यूसुफ मेहर अली का या कमला देवी चट्टोपाध्याय का या अरमा आसिफ अली का, ऐसे तमाम लोग उनका नाम लेने में जो हमको एक असहजता लगती है या लगती है कि शायद हमें इनसे परहेज रखने का काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप उन्हें छोड़ करके, जैसे गांधी को छोड़ करके इस देश में कुछ नहीं चल सकता, ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को और लोहिया को और जेपी को या मैं कहूं तो पेरियार को, कल हमारे जो साथी ने बोला था, तमिलनाडु की जो बात बोली थी कि द्रविड़ पॉलिटिक्स
तमिलनाडु में भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है ना। इस बात को हम लोगों को पहचानना पड़ेगा, दोनों चीजों के अंदर अंतर करना पड़ेगा। तो ये जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, इसके जो नायक नायिकाएं हैं, इनके इर्द गिर्द हमको अपना ताना बाना बुनने का काम करना पड़ेगा। गांधी जी से प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सबको छोड़ना मुझे लगता है कि उससे बात बनेगी नहीं। हम लोगों को एक पूरा कैनवास, हम लोग जैसे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश कहते हैं, फिर उसमें अम्बेडकर जोड़ते हैं, तो उसी तरीके से चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे साहू जी महाराज हो, या बाबा साहब अम्बेडकर हो, या राधर में कहता हूँ काशी राम तक, डॉक्टर लोहिया और सबको हम लोग जोड़ के चलते हैं। मेरा कहना यह है कि इस पूरी धारा को हमको लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा अगर हम जनमत को वास्तव में हम खड़ा करने का काम करना चाहते हैं। अब ये दो चार में केवल क्योंकि समय हो ही गया होगा, तो मैं दो चार केवल एक ऑपरेटिव ये रखना चाहता हूँ। एक तो ये मुझे लगता है कि ये जो 264 सांसद बने हैं, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। सांसदों के अंदर एक कमी मानो या बीमारी मानो या जो भी आदत मानो, ये है अगर आप प्रश्न बना करके दे दोगे, अगर आप ध्यानाकर्षण बना करके दे दोगे, अगर आप शॉर्ट डिस्कशन का नोटिस बना करके दे दोगे, तो उन्हें लगाने में दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया सांसद पहुंचे हैं जो बहुत इफेक्टिवली बात को संसद में रखना चाहते हैं। मेरा कहना यह है, इसके लिए छोटी सी एक आप टीम बना लीजिए, सांसदों से परहेज मत करिए। ये जनमत से जीत करके आए हैं और उसमें आपकी सबकी भागीदारी है। आप सबने बहुत बेगारी की है, बहुत मेहनत की है, बहुत समय लगाने का काम किया है। इनको ओन करने का काम करिए और इनसे काम कराइए। आप काम कराएंगे तो ये जरूर करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे तो लोगों की नजर में आ जाएंगे। तो एक मेरा ठोस सुझाव ये है, ये 234 सांसदों का प्रॉपर किस्म से अपने मुद्दों को आगे ले जाने के लिए उपयोग करने का काम करिए। एक नंबर का ऑपरेटिव सुझाव। दूसरा मेरा सुझाव ये है, मेरी कमी सबसे सफेद ये एक जो सोच है, ये श्रेष्ठतावादी सोच है। ये श्रेष्ठतावादी सोच को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि यही ब्राह्मणवाद है और यही मनुवाद है, इसके आगे पीछे बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा कहना ये है, छोटे से छोटे प्रयास के साथ में खड़े होना और अपने प्रयास के साथ में उसे जोड़ना, ये दोनों चीजें एक साथ करना बहुत जरूरी है। हम लोग ये सब जो लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं लगभग सब लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो इस तरीके के सब आंदोलनों में जाते हैं और सबको बुलाने का काम भी करते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हमारी जमात बहुत छोटी है, बहुत मतलब बहुत ही छोटी है। इतनी छोटी है कि मैं मेरे अकेले के पास में देश भर के अंदर जो आंदोलन चलते हैं या जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं, वहां पर अगर बुलावा आता है तो मैं 1/10 में भी नहीं जा पाता। तो मैं जानता हूं कि जिनसे अपेक्षा है लोगों को, योगेंद्र यादव जी जैसे लोग या कुमार प्रशांत जी जैसे लोग ऐसे, या मेघा पाटकर जैसे लोग, तो हमारे पास में जितनी रिक्वेस्ट आती है, या एक फैसल खान साहब पीछे बैठे हैं, इनके पास में जितनी रिक्वेस्ट आती है, मेरे से कई गुना ज्यादा इनके पास रिक्वेस्ट आती है। तो मैं ही नहीं कर पाता, जो कि 300 दिन घूमता हूं, तो ये कैसे कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अपने जो है सोचना चाहिए, नई पीढ़ी के वारिसों को। मैं वारिस, कोई प्रॉपर्टी तो आप देने वाले नहीं है या प्रॉपर्टी तो आपके पास नहीं है, लेकिन जो हमारी वैचारिक विरासत है उसको हम नई पीढ़ी को कैसे सौंप करके, और उस पीढ़ी को, हमारे समय में तमाम सारे लोग एक साथ शहरों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से निकल करके गांव के अंदर गए थे। अभी वो जाना लगभग बंद है या बहुत कम है। मुझे लगता है कि इस काम को करने की बहुत बड़ी जरूरत है, नहीं तो हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, हमारे पास लोग ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गांव-गांव के अंदर। और जो लोग हैं उनके साथ में हमारा रिश्ता नहीं है, हमारा नेटवर्क नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ये कह करके, नफरत के खिलाफ में बहुत शानदार मुहिम इस देश के अंदर चली, यात्रा के माध्यम से भी चली, अलग अलग तरीके से भी चली।
लेकिन मुझे लगता है कि नफरत को कम करने में, खत्म करने में हम बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। ये बात हमको स्वीकार करना चाहिए। आप कहीं मुसलमानों के पक्ष में बात करना शुरू कर दीजिए तो आपको जो जहर है वो आपको बिल्कुल ऐसे निकल के आता है सामने कि मरने मारने की स्थिति आज की तारीख में भी है। वो सोशल मीडिया में कम हो गई है, उनके ट्रॉलर्स जो है अब वो आजकल डर गए या पीछे हट गए, लेकिन जनता के अंदर वो जो वातावरण है नफरत का, घृणा का, आज मुझे लगता है कि उसको खत्म करने के लिए भी अगर हमको काम करना है तो उसी हमारे आजादी के आंदोलन के मूल्यों के साथ ही हमको जाना पड़ेगा। उसी विरासत को लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में ये कि तुरंत का जो काम है, तुरंत का काम है 4 राज्यों का काम। मैं केवल याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि 4 राज्यों के बारे में यहाँ पर कल से लेके आज तक कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अभी जितनी फायर ब्रिगेड है यहाँ पर, जहाँ तक फायर ब्रिगेड बैठी हुई है, खत्म नहीं कर रहा, लास्टी है, तो वो सब फायर ब्रिगेड को 4 राज्यों में केंद्रित करना चाहिए। पूरे देश का काम बाद में कर लीजिएगा। सब साथी सबको महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में सबको फोकस वही करना चाहिए। जितने कार्यक्रम बनाना चाहते हैं जनमत को लेकर के, आंदोलन को लेकर के, जितने सारे आइडियाज यहाँ पर आए हैं उन सबकी प्रयोग स्थली सब लोग बना लें। और मैं तो ये कहूँगा कि कुमार साहब ने जैसे, कुमार प्रसाद जी ने जैसे राजस्थान पकड़ा था, इसी तरीके से हम लोग समूह बना करके 5-5, 10-10 लोग अगर तैयार हो जाएं तो वो लोग एक-एक राज्य को पकड़ लें। 10-10 लोग हमारे पास में कम से कम 4 राज्यों के लिए 40, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस लोग और इस पूरे विचार को आगे ले जाने वाले लोग हैं। तो फिलहाल जब तक ये चुनाव समाप्त नहीं हो जाते तब तक 4 राज्यों के ऊपर फोकस करिए। 4 राज्यों में अगर आपने नतीजा निकाल लिया और चारों जगह के ऊपर अगर भाजपा और संघ को आप परास्त करने में या अडानी अंबानी की पूंजी को परास्त करने में अगर आप कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जिसे ब्रीदिंग टाइम कहा जा रहा है, जिसे खिड़की कहा जा रहा है, वो दरवाजा आपके सामने बंद करके आ जाएगा। आपको काम करने का बहुत स्पेस मिलेगा। समय दिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।